हाँ, फ्रायड के जिस मनोविश्लेषण सिद्धांत के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है, जो फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैसा कि हम फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसी सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे कि जो युंग है और एडलर है, ये दोनों ही इनके सहयोगी रहे हैं फ्रायड के, और जिस लिबिडो शब्द के ऊपर फ्रायड ने और युंग ने अधिक बल दिया, उस शब्द के स्थान पर एडलर ने उस लिबिडो या उस काम प्रवृत्ति के स्थान पर इन्होंने आत्म के ऊपर बल दिया था। एडलर ने काम प्रवृत्ति के स्थान पर आत्म जिसको आप कह सकते हैं सेल्फ पर बल दिया, सेल्फ पर बल दिया। एडलर ने जो काम प्रवृत्ति है जिसके ऊपर फ्रायड ने बल दिया था, उसके स्थान पर एडलर ने अपना एक अलग तथ्य प्रतिपादित किया, आत्म का, सेल्फ का एक मत प्रतिपादित किया कि उसके स्थान पर अगर आत्म हो तो वो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यक्तित्व निर्माण के अंदर सामाजिक वातावरण और अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। एडलर ने व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक वातावरण प्लस अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। किसने? एडलर ने जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को सामाजिक वातावरण और अंतःक्रिया का परिणाम बताया है। उनका ऐसा मानना है कि ये जो प्रवृत्तियां होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं फ्रायड की ओर। फ्रायड ने जो मानवीय मन है उस मानवीय मन के 3 स्वरूप इनके द्वारा बताए गए हैं। फ्रायड ने मानव मन के 3 स्वरूप बताए हैं। 3 स्वरूप इन्होंने बताए हैं। ये 3 स्वरूप है जो इनके द्वारा बताए गए हैं। एक है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन और तीसरा है अर्धचेतन मन। फ्रायड ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसको मनोविश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं, इस मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जो मानवीय मन है उस मानवीय मन की विस्तृत रूप में व्याख्या की है। उस मानवीय चेतना के स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया है और इन्होंने ये बताया है कि जो मानवीय चेतन मन होता है उस मानवीय चेतन मन के 3 स्वरूप होते हैं। एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है। जब व्यक्तित्व के संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं तो उसको इड ईगो सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है, लेकिन व्यक्तित्व के संदर्भ में जो इनके द्वारा व्याख्या की गई वो अगले नेक्स्ट इसमें
हम करेंगे। लेकिन मूल रूप से अभी जो इन्होंने व्याख्या की है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन की, उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने सबसे अधिक बल अचेतन के ऊपर दिया है। फ्रायड ने सबसे अधिक बल अचेतन मन पर दिया है। अचेतन मन पर दिया है। इन्होंने सबसे अधिक जो बल दिया है वो अचेतन मन पर दिया है। इन्होंने अचेतन मन की जो तुलना है वो आइसबर्ग के साथ में की है। अचेतन मन की तुलना आइसबर्ग के साथ की है। फ्रायड ने जो मानवीय मन है उस मानवीय मन की जो तुलना है वो आइसबर्ग के साथ में की है। आइसबर्ग के साथ कौन से मन की तुलना की है? इन्होंने अचेतन मन की तुलना की है। इस अचेतन मन को आइसबर्ग के समान बताया है। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग होता है समुद्री बर्फ का पहाड़। आइसबर्ग होता है समुद्री बर्फ का पहाड़। ये समुद्री बर्फ का पहाड़ होता है जिसका 1/10% जो हिस्सा है वो समुद्र के नीचे होता है तथा जिसका 1/10% जो हिस्सा होता है वो समुद्र के ऊपर होता है और 9/10% जो हिस्सा होता है वो समुद्र के नीचे होता है। जब बड़े बड़े जहाज वहाँ से होकर के गुजरते हैं तो उनको यही पता नहीं लगता है कि ये जो बर्फ का पहाड़ है ये इतना बड़ा होगा और उससे टकरा करके बहुत से जो जहाज हैं वो डूब जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रायड है उस फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना आइसबर्ग के साथ में की है। आइसबर्ग का यानी अचेतन मन 9/10% होता है। 9/10% भाग होता है। 9/10% भाग होता है। जबकि चेतन जो मन होता है, चेतन मन होता है मात्र 1/10% भाग, यानी मात्र 10% हिस्सा, और ये 90% हिस्सा मानवीय मस्तिष्क का होता है। ये तुलना किस आधार पर की है? अचेतन मन की जो तुलना ये बताई कि 9/10% भाग होता है, ये तुलना इन्होंने आइसबर्ग के आधार पर की है। आइसबर्ग के आधार पर अचेतन की तुलना की है। आइसबर्ग के आधार पर इन्होंने अचेतन की तुलना की है। यानी इन्होंने ये बताया जिस प्रकार से आइसबर्ग का 1/10% भाग ऊपर होता है और 9/10% भाग समुद्र के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक वैसे ही मानव का जो मस्तिष्क होता है उस मानवीय मस्तिष्क का 9/10% भाग अचेतन मन होता है और 1/10% जो भाग होता है वो मात्र चेतन मन का होता है। तो इन्होंने इसकी तुलना इसी आधार पर की है और इसको इसी आधार पर इन्होंने महत्वपूर्ण भी बताया। अचेतन और अर्धचेतन का संबंध जो है इन्होंने स्वप्नों के साथ बताया है। अचेतन व अर्धचेतन मन का संबंध सपनों के साथ होता है। सपनों के साथ होता है। यानी हम जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न हम किसके माध्यम से देखते हैं?
हमारे अचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क के माध्यम से देखते हैं। अब इसमें से दो चीजें होती है कि एक होता है अचेतन मन और एक होता है हमारा चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन। इसमें से ये जो अर्धचेतन मन होता है, ये अर्धचेतन मन होता है, ये हमारा चेतन मन है और ये हमारा अचेतन मन है, अचेतन है। इन तीनों में किस प्रकार से अनुक्रिया होती है, यानी किस प्रकार से अनुक्रियाएं करते हैं एक दूसरे को। चेतना से कोई भी चीज सीधी जाकर के हमारे अर्धचेतन में पहुंचती है। अर्धचेतन इस चीज को सीधा हमारे अचेतन के अंदर जाकर के ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये अर्धचेतन जो मन होता है हमारा, ये अर्धचेतन मन ये प्रहरी के रूप में कार्य करता है, प्रहरी का कार्य करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप कोई एग्जाम देने के लिए गए और वहाँ पर आप कोई प्रश्न पढ़ करके गए। जब आप एग्जाम के अंदर जा करके बैठे वहाँ पर, तो आपने देखा कि वो प्रश्न आप पढ़ करके आए थे, लेकिन उसका आंसर आप गलत करके आ गए। उस समय आपको वो प्रश्न याद नहीं आया। इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय आपने चेतन मन से उस विषय को पढ़ तो लिया, लेकिन आपके अर्धचेतन मन ने उसको अचेतन मन में ट्रांसफर नहीं किया। या फिर ये हो सकता है कि आपके चेतन मन से वो चीज आपके अचेतन के अंदर तो चली गई, लेकिन उस अचेतन मन से आपकी जो वो चीज है वो डायरेक्ट अर्धचेतन मन तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि बीच में ये क्या था, ये प्रहरी था। ये जब तक जागा हुआ रहता है तब तक अचेतन की कोई भी चीज हमारे चेतन मस्तिष्क में नहीं आ सकती है। हमारे चेतन में किसी भी विषय को आने के लिए इस अर्धचेतन मन का सुप्त होना आवश्यक बताया है फ्रायड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रायड ने हमारी मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के विषय में भी अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। फ्रायड के सिद्धांत के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे फ्रायड के सिद्धांत के उदाहरण हैं, फ्रायड के सिद्धांत के उदाहरण, फ्रायड के सिद्धांत के कुछ उदाहरण हैं। जैसे बोलते समय जीभ का लड़खड़ा जाना, जैसे आप कई बार बोलते समय हमारी जो जीभ है वो लड़खड़ा जाती है, और कई बार हम परिचित नामों को भूल जाते हैं। परिचित नामों को भूल जाना या अचेतन का वो उदाहरण भी है, जैसे बैठे बैठे पैर हिलाते रहना, बैठे पैर हिलाते रहना, ये हमारे अचेतन का ये उदाहरण है। कि कई बार आपने देखा होगा कि हम बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, हमको खुद को पता नहीं रहता कि हम पैर क्यों हिला रहे हैं। जब हमसे कोई टोकता है या हमसे कोई कहता है कि आपके पैर हिलाना बंद करो, ये गलत है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको रोक लेते हैं, लेकिन फिर हम जैसे अचेतन में जाते हैं फिर हमारे पैर वापस हिलने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उदाहरण बताई है, ये अचेतन के उदाहरण हैं, अचेतन के उदाहरण हैं ये सभी अचेतन के उदाहरण हैं। कि बोलते समय जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचित नामों को भूल जाना, बैठे बैठे पैर हिलाते रहना, ये हमारे अचेतन मन के उदाहरण। कि हमारा अचेतन जो मस्तिष्क है वो कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर छुपा हुआ है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों के लिए फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के लिए फ्रायड ने
शब्द ट्रायल शब्द का प्रयोग किया है, ट्रायल शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, दो प्रवृत्तियां इनके द्वारा बताई गई थी। इन जो दो प्रवृत्तियां हैं जिनको इन्होंने क्या नाम दिया है, मूल प्रवृत्तियों के लिए फ्रायड ने ट्रायल शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने दो ही मूल प्रवृत्तियां बताई है। फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है, दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दो प्रवृत्तियां इनके द्वारा बताई गई है। जो हमारे इनके बारे में थोड़ा विस्तृत जो अध्ययन है वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की किसी इच्छा की जब पूर्ति सामाजिक बंधनों के कारण नहीं हो पाती है तो वो जो इच्छा होती है वो जाकर के उसके अचेतन में सुप्त हो जाती है। फ्रायड के अनुसार जब मनुष्य की किसी इच्छा की पूर्ति सामाजिक बंधनों के कारण नहीं पूरी हो पाती है तो वह अचेतन में जाकर समृद्ध हो जाती है। यानी फ्रायड ने ये बताया है कि कुछ सामाजिक बंधन होते हैं, जब उन सामाजिक बंधनों के कारण मनुष्य की किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो सामाजिक बंधनों के कारण वह जो इच्छा होती है जो अधूरी रह जाती है उसके अचेतन में जाकर के छुप जाती है, अचेतन में जाकर के वो सुप्त हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि जो अचेतन मस्तिष्क होता है मनुष्य का, वह अचेतन मस्तिष्क एक मेमोरी इकाई, कंप्यूटर की जो मेमोरी इकाई होती है उस कंप्यूटर की मेमोरी इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी अचेतन मन स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करता है। अचेतन मन संग्रह इकाई के रूप में कार्य करता है। संग्रह इकाई के रूप में कार्य करता है। अचेतन मन हमारा जो होता है वो संग्रह इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त फ्रायड ने मानवीय दुश्चिंताओं के विषय में भी अध्ययन किया था। दूसरा है फ्रायड ने मानव की दुश्चिंताओं के विषय में प्रथम बार अध्ययन कार्य किया था। फ्रायड ने जो मानव की दुश्चिंताएं होती है यानी जो मानसिक परेशानियां होती है उन मानसिक परेशानियों के बारे में फ्रायड ने अध्ययन किया था। ऐसी जो मानसिक दुश्चिंताएं होती है इन मानसिक दुश्चिंताओं से बचने के लिए मनुष्य कुछ मनोरचनाओं का सहारा लेता है। फ्रायड का ऐसा मानना है कि व्यक्ति अपनी दुश्चिंताओं से बचने के लिए कुछ मनोरचनाओं का सहारा लेता है और वो मनोरचनाएं उसको जो उस व्यक्ति को
उस दुख से बचाने का कार्य करती है, जिसको हम कहते हैं बहानेबाजी करना। कई बार हम बहाना बनाते हैं कि ये कार्य इस वजह से नहीं हो पाया कि अगर जैसे मान लीजिए टीचर, कई बार आपने बच्चों से पूछा होगा, आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आए, तो सीधा उसके पास एक जवाब होता है हमारे जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर इस विषय का अध्यापक ही नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हुई है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपनी उस मानसिक परेशानी से बचने के लिए, उस मानसिक दुश्चिंता से बचने के लिए वो मानसिक मनोरंजनों का सहारा लेता है। तो फ्रायड के अनुसार तीसरा है, फ्रायड के अनुसार मनुष्य मानसिक दुश्चिंताओं से बचने के लिए मनोरचनाओं का सहारा लेता है। मनोरचनाओं का सहारा लेता है। ये मानसिक मनोरचनाएं हैं। कुछ मनोरचनाओं के उन्होंने नाम भी हमें बताए हैं। ये जो मानसिक मनोरचनाएं हैं, इन मानसिक मनोरचनाओं के उन्होंने नाम बताए हैं। मनोरचनाएं है, पहला है गमन, दूसरा है प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण, ये भी एक तरीके की मानसिक मनोरचना है। पांचवा है प्रक्षेपण भी एक मानसिक मनोरचना है, यानी अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर डाल देना। आत्मीकरण, छठी है आत्मीकरण, ये भी एक मानसिक मनोरचना है, जिसका जो सहारा है वो व्यक्ति मानसिक मनोरचना से बचने के लिए करता है। एक है विस्थापन, प्रतिक्रिया, तो ये कुछ मानसिक मनोरचनाएं हैं। दमन है, प्रतिगमन है, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, आत्मीकरण और विस्थापन। इन मानसिक मनोरचनाओं का के ऊपर जो अध्ययन है वो फ्रायड के द्वारा किया गया था। अब फ्रायड के द्वारा जो नेक्स्ट अध्ययन किया गया, फ्रायड के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उसमें इनके द्वारा जो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जो इन्होंने अध्ययन किया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फ्रायड द्वारा व्यक्तित्व के संदर्भ में इड, ईगो व सुपर ईगो का प्रत्यय दिया गया था। जो फ्रायड है, फ्रायड ने व्यक्तित्व के संदर्भ में इड, ईगो और सुपर ईगो का जो प्रत्यय है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने ये बताया है कि इड जो होता है ये पूर्ण रूप से अचेतन में कार्य करता है, इड पूर्ण रूप से किसमें कार्य करता है? अचेतन में कार्य करता है। ईगो जो होता है ये चेतन मन में कार्य करता है, ये चेतन मन में कार्य करता है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अपने आप में क्या है, ईगो क्या है, चेतन मन है, ठीक है। और सुपर ईगो जो होता है हमारा, ये सुपर ईगो अर्ध चेतन मन होता है।
अर्धचेतन मन होता है। अब इनमें से इन तीनों की अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि है। इड की अलग क्रिया है, ईगो की अलग क्रियाविधि है और सुपर ईगो की अलग क्रियाविधि है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। इन तीनों की गतिविधियां किस प्रकार से संचालित होती है।